नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम पाठ अंतिम दौर भाग 1 का हिस्सा तिलक और गोखले पर बातचीत करते हुए पाठ को आगे बढ़ाएंगे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ का पठन कुछ इस प्रकार होगा। तिलक और गोखले। नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई। आप कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु बीच बीच में आ रहे हैं इन पर भी ध्यान देते चले व अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे रेखांकित करें। तो नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे और बड़ी जितने भी नए शब्द आ रहे हैं कृपया इन शब्दों को भी आप सभी अंडरलाइन करें और कमेंट सेक्शन में यदि आपको इनके अर्थ पता है तो जरूर इनके अर्थ लिखें भी। और बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे सच्चे प्रतीक? महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर हुआ जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई, पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफी कुछ घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम दौर 1 भाग में हमने तिलक और गोखले के बारे में इससे पहले चर्चा कर ली है। आइए अंतिम दौर 2 राष्ट्रीय बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी और गांधी का आगमन ये हिस्सा आरंभ करते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ। राजनीति उतार पर थी। इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गरम दल और नरम दल में विभाजन। तो कांग्रेस कितने दलों में विभाजित थी? आप यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में रेखांकित भी करते चले। गरम दल व नरम दल। इसके अतिरिक्त आप आगे देखें कि और युद्ध काल में लागू किए गए नियम और प्रतिबंध अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांति के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगति की बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। आपने अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में मार्शल लॉ के बारे में पढ़ा होगा। आप में से जितने विद्यार्थी मार्शल लॉ को जानते हैं या नहीं भी जानते तो अपना सामाजिक विज्ञान की पुस्तक खोलें और उसमें मार्शल लॉ को पढ़ें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ वो मार्शल लॉ जान चुके हैं या पढ़ चुके हैं। जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया। ऐसे समय में जब हमारे देश के पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, शोषण की लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी और हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी। क्षीण मतलब कमजोर। किसान वर्ग दब्बू और भयभीत था। कारखाने के मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे, खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। और तब गांधी का आगमन हुआ। वे ताजा हवा के एक ऐसे झोंके की तरह आए जिसने फैलकर हमारी गहरी सांस लेने के योग्य हमें बनाया। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे। वे भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकलकर आए थे। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उन्हीं की शोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ, तुम सब जो उनके शोषण के सहारे जिंदा हो, उस व्यवस्था को समाप्त कर दो और जो इस गरीबी और दुर्गति की जड़ हैं
उन्होंने जो कुछ कहा हमने उनमें से ज्यादातर बातों को आंशिक रूप में माना और कभी-कभी बिल्कुल नहीं माना। लेकिन यह एक गौण बात थी। गौण मतलब सेकेंडरी, दूसरे नंबर की। पहली बात कुछ और ही थी। आइए देखते हैं क्या उनकी शिक्षा का सार था। निर्भयता और सत्य और इनसे जुड़ा हुआ कर्म। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नजर रखते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय। व्यापक दमनकारी दमघोटू भय, सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले हुए खुफिया विभाग का भय, अफसरों व जमींदारों के कारिंदों का भय, साहूकार का भय, बेकारी और भुखमरी का भय जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी की शांत किंतु दृढ़ आवाज उठी, डरो मत। विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मैं अगले इस पाठ के साथ उपस्थित रहूंगी। धन्यवाद।